नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। तो मतदान राजस्थान का हो चुका है और राजस्थान की इस बार जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है। बिना किसी लहर और शादी ब्याहों के बीच हुई वोटिंग में 2018 के मुकाबले इजाफा हुआ है। अब तक अनुमानित तौर पर माना जा रहा है कि करीब 75% मतदान हुआ है। अभी मतदान प्रतिशत और बढ़ना बाकी है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव, जो 2024 का लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उसके क्या मायने हैं? यानी मतदान बड़ा है तो फिर किसका होगा राजस्थान? ये राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर हम आज चुनावी चर्चा करेंगे। मेरे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर और एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और मध्य राजस्थान में मतदान का सूरत हाल क्या रहा। तो प्रदेश भर में जिलेवार जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त पर, पश्चिम में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ 82.32%। दक्षिण में प्रतापगढ़ में 82% से ज़्यादा मतदान हुआ और आदिवासी बाहुल्य कहे जाने वाले बांसवाड़ा में 81% से ज़्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तर में नहरी ज़िले हनुमानगढ़ में भी 81% से ज़्यादा मतदान हुआ। और पूर्वी राजस्थान की ओर लौटें तो जयपुर में 75 को पार कर गया मतदान। और कुल मतदान जो ये 74.13 है, ये इलेक्शन कमीशन की टर्न वोटर ऐप के मुताबिक है। बाकी इलेक्शन कमीशन का अनुमानित डेटा ये है कि करीब 75% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। मतदान फैक्टर आपको दिखा दें तो साल दर साल 1998 में 63% से ज़्यादा मतदान हुआ था, 2% 2.5% का बदलाव आया था। 2003 में फिर मतदान में बढ़ोतरी हुई और करीब 4% गिरा, बीजेपी की सरकार बनी। 2008 में करीब 0.7% गिरावट आई, कांग्रेस की सरकार बनी। 13 में फिर मतदान बढ़ा, बीजेपी की सरकार आई। 18 में 1% से ज़्यादा मतदान फिर गिर गया, फिर कांग्रेस की सरकार आई। अब 2023 में ये जो अनुमानित बदलाव है, हालांकि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुराना आंकड़ा है, लेकिन ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो इशारा बढ़ते हुए मतदान का किस ओर है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मतदान इस तरह से बढ़ा सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। तो इस वक्त मेरे साथ सोमू आनंद उदयपुर से मौजूद हैं, रवीश टेलर हमारे सहयोगी टोंक से मौजूद हैं, वीरेंद्र जयपुर से जुड़े हैं और आलोक भंडारी और प्रकाश जी भी हमारे साथ, आलोक पांडे और प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का चुनावी चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले सोमू आपके पास आते हैं। बात हो रही है राजस्थान की चारों दिशाओं की, तो जो उदयपुर का इलाका है, ख़ासतौर पर आदिवासी एक बड़ी बेल्ट वहाँ पर आती है और मतदान का रुझान काफ़ी देखा गया इस बार वहाँ पर। क्या और लेटेस्ट अपडेट हैं आपके आसपास में? दक्षिण में जो है मतदान कहा जा रहा है ओवरऑल कंपैरेटिवली वीज़-अ-वी दूसरे इलाकों के मुकाबले ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। में 80% से अधिक मतदान हुआ है। हाँ, ये और बात है कि उदयपुर में थोड़ा कम मतदान हुआ है बाकी जगहों के मुकाबले, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में बड़े पैमाने पे लोग निकल करके आए और उन्होंने वोट किया। खास तौर पे जो पूरे दक्षिणी राजस्थान का ग्रामीण इलाका है, वहां पर वोटिंग बहुत शानदार हुई है। तो जाहिर है इसकी कई वजह हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो या उसके आसपास के जो इलाके हैं, उन इलाकों से पलायन बहुत ज्यादा होता है। लोग गुजरात में जाते हैं काम की तलाश में, लेकिन फिर भी जो लोग आए थे वापस त्योहार के समय, वो यहाँ पर रुके और वोटिंग के बाद उन्होंने जाना चुना। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह जो मैंने ग्राउंड पर रहते हुए समझी कि सभी पार्टियों ने अपनी ओर से पूरा दमखम लगाया था और यह भी एक कारण है कि पोलिंग प्रतिशत जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ा। देखिए, इस बार का चुनाव जो है वो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें जो अदर फोर्सेस हैं, जिसका हम लोग एनडीटीवी के माध्यम से कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं वो बड़े दलों का खेल निश्चित रूप से बिगाड़ेंगे। साउथ राजस्थान में देखिए, आदिवासी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में भी चौंकाया था और बहुत संभव है कि इस चुनाव में भी वो चौंकाएं। तो उनकी उपस्थिति ने एक काम ये जरूर किया है। हमने देखा कि पिछली बार अगर आपको याद हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो नोटा का है। तो कुशलगढ़ जो सीट थी वहां पर 11,000 नोटा वोट पड़े थे। ये मामूली आंकड़ा नहीं है।
और इस तरह से जितनी रिजर्व सीटें हैं आप देखें तो पिछली बार वहां पर नोटा वोट ज्यादा था। इस बार जी उसका क्या ट्रेंड रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि उन लोगों को जो नोटा पे वोट कर रहे थे उन्हें इन पार्टियों ने एक उम्मीद दी है, जाहिर तौर पर एक सोमू इस उम्मीद बार दी तो है पार्टियां और भी ये एक किया नहीं है कि बल्कि दो पार्टियां थी। जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी उसी में टूटकर एक और पार्टी बीएपी बनी। नोटा का आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर पिछली बार उसका बड़ा चुनाव में एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। और ख़ासतौर पर जो रूरल एरिया है उदयपुर दक्षिण में जो बात कर रहे हैं, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, इनमें मतदान 2018 के मुकाबले ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि उदयपुर में आपने बताया थोड़ा कम मतदान हुआ है पिछली बार से, लेकिन बहुत स्लाइटली करीब पिछली बार भी 73.5 के आसपास मतदान हुआ था उदयपुर ज़िले की 8 सीटों पर, और इस बार भी करीब उतना ही मतदान रिकॉर्ड किया गया है। रवीश का रुख कर लेते हैं। रवीश, टोंक की बात कर लें हम, पिछली बार के मुकाबले हॉट सीट खैर टोंक थी अपने आप में, लेकिन जो टोंक पूरा जिला है और 4 विधानसभा सीटें इसमें हैं, मोटे तौर पर देखें तो मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन आया नहीं टोंक में। पिछली बार की बात करें तो करीब 73% मतदान हुआ था और इस बार भी उसी के आसपास है। जी बिल्कुल मनीष, कह सकते हैं कि टोंक का जो मतदान है वहीं रह गया है। और सचिन पायलट के साथ ही जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान प्रतिशत जो है भले ही ना बढ़ा हो, लेकिन जो है उत्साह जरूर देखने को मिला है, क्योंकि टोंक की सीट पे सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं और 3 सीटों पर जो है यहाँ 2018 में जो है कांग्रेस काबिज थी, 1 सीट पर भाजपा काबिज थी। देव उठनी एकादशी के ऊपर जो है शादी समारोह का जो दौर था, उस दौर के बीच जो है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ज्यादा होते हैं, एक दूसरे गांव में आते हैं जाते हैं, तो ऐसी सूरत में 25 को मतदान था, लेकिन लोगों ने जो है अपनी शादी समारोह के बीच भी जो है घरों से निकलना उचित समझा, मतदान का प्रयोग जो है किया है और बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लिया है। तो पीछे भी हम नहीं गए हैं अगर आगे हम नहीं बढ़ सके तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सचिन पायलट जो थे यहाँ 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आए थे और मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें उस समय माना जा रहा था। लेकिन आज हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान का प्रतिशत आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे टोंक से लगता हो, बूंदी जिला हो, सवाई माधोपुर हो, केकड़ी जो नया जिला बना है, अजमेर है, इन सभी क्षेत्रों में जो है मतदान जो है पीछे भी नहीं गए हम अगर आगे नहीं बढ़ सके तो। जी जी जी, वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जयपुर में मौजूद हैं। वीरेंद्र, जयपुर में 19 सीटें और पिछली बार के मुकाबले एवरेज अगर 19 सीटों का देखें तो 75% मतदान हुआ है। रूरल में हालांकि ज़्यादा मतदान देखने को मिला, शहरी जो सीटें हैं उनके मुकाबले, चाहे वो सिविल लाइन झोटवाड़ा जैसी सीटें हों। रूरल जयपुर फिर इस बार आगे निकलता दिखाई दिया है। 2018 में करीब 74% मतदान था, इस बार 1.25% ज़्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है जयपुर में इस बार। देखिए मनीष, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप अपने मतदान का उपयोग जरूर कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे चुनाव के अंदर जो राजस्थान की जनता है उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बढ़ चढ़ के इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो एक जो राजधानी कही जाती है जयपुर, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो ग्रामीण जो इलाका है, ग्रामीण वर्सेज शहरी कह सकते हैं हम, कि दोनों के बीच में एक लगातार कंपैरिजन चलता रहता है कि ग्रामीण इस बार वोटर्स ज्यादा अपने वोट का प्रयोग करेंगे या फिर शहरी। तो इस बार भी ग्रामीण है वो काफी आगे निकले हैं। और अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर पिछली बार जो 74% जो मतदान रहा था, लेकिन इस बार 74.96 यानी 96 करीब 75% के पार हो गया। तो कहीं ना कहीं इस बार 75% ही मान लिया जाए तो रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो झोटवाड़ा विधानसभा सीट है, प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है, और वहां पे क्योंकि पिछली बार के मुकाबले काफी कह सकते हैं कि 2 से 2.5% का जो मतदान है वो कम हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये रहा है कि कह सकते हैं कि जो जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि देव उठनी 11 के चलते हुए लोग शादी ब्याह में बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं 2018 की, 2018 के अंदर आप देखेंगे कि 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दरमियान भी ये सारे चीजें थी, उस टाइम भी शादियों का सीजन था, लेकिन जो मतदान है वो उतना ही था। लेकिन आप पूरे प्रदेश भर का अगर आप देखते हैं, पूरे मैं ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि
ये जो दो सीटें ऐसी है जिसमें आप पोखरण देख लीजिए, इसके अलावा आप देखेंगे कि तिजारा सीट है। ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पे प्रदेश में सबसे अधिक मतदान पड़ा है। झोटवाड़ा तो की कहीं ना बात कहीं कह सकते खासतौर हैं पर कि आपने जो, की वीरेंद्र, झोटवाड़ा की आप बात कर रहे थे क्योंकि एक अपने आप में हॉट सीट हो गई थी और मुकाबला पूरे तौर पर त्रिकोणीय वहां पर था, उसके बावजूद मतदान कम हुआ है। ये बड़ा चौंकाने वाला है। ऐसी सीटों का भी हम जिक्र करेंगे डिस्कशन में आगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, आप नॉर्थ में हैं और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को आप लगातार कवर करते रहे। वहाँ पर हनुमानगढ़ खासा चर्चा में है, वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है इस बार, लेकिन पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज हनुमानगढ़ की बात करें या फिर श्रीगंगानगर की बात करें, उस पिछले पुराने आंकड़े को पार नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो श्री गंगानगर के अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले 4% अब की बार कमी आई है। वही हनुमानगढ़ में भी 2% की कमी आई है। हालांकि जो दोनों ही जिलों के अंदर मतदान की बात करें तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मतदान के आंकड़ों में कमी आई है। वहीं अगर चुनावों के मुद्दों की बात करें तो अब की बार के जो चुनाव थे इसके अंदर अभी तक जो मतदाता है वो खुलकर सामने नहीं आए, अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि किस तरफ उनका रुझान है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की समस्याओं का मामला हो, जातीय समीकरण हो या नशे का मुद्दा हो, वो उभर कर काफी सामने आए, लेकिन मतदाताओं ने अंतिम समय तक जो अपनी आवाज है या अपना जो रुझान है वो नहीं दिखाया। दूसरा, अब की बार अगर हम ये भी कहना चाहें कि जो राजस्थान का चुनाव था वो अशोक गहलोत वर्सेस मोदी को लेकर माना जा रहा है। काफी जो रोचकता भरा चुनाव था। अब आने वाली 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर मतदाताओं ने अपना रुझान किस पक्ष में दिया है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे वो भी इन चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। जी जी जी, बने रहेगा कुलदीप, आप भी हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं आलोक पांडे जी का। आलोक जी, कोशिश हम कर रहे थे दर्शकों को थोड़ा राजस्थान की अलग अलग दिशाओं से बताने की कि मतदान का प्रतिशत किस तरह से रहा और पिछली बार के मुकाबले जो ओवरऑल एक यूफोरिया बन रहा था इलेक्शन को लेकर के, इस बार कहीं रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो सकता है। वैसा बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मतदान स्लाइटली अभी आगे बढ़ा है। इस बार करीब 75% का अनुमानित डेटा है और इसमें अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। इलाकों के हिसाब से देखें आलोक जी, हम भी थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ जो अगर हम जैसलमेर को छोड़ दें, हालांकि जैसलमेर भी अगर पूरे दोनों सीटों का औसत निकालें तो पिछली बार से मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत कम हुआ है। हालांकि वही पोखरण में पिछली बार भी 88% था और जो है इस बार तिजारा भी एक ऐसी सीट है जो वहाँ पर अच्छा मतदान देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल वेस्ट राजस्थान में सभी जिलों में मतदान 2018 के मुकाबले कम हुआ है। रेस्ट राजस्थान में देखें तो जिलों में कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले थोड़ी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मेरा पहला सवाल आपसे ये आलोक जी, जो मतदान हुआ है 75% के आसपास, 5.25 करोड़ वोटर थे, 5 करोड़ 26 लाख के आसपास, क्या आपका असेसमेंट है? क्योंकि राजस्थान माना यह जाता है कि जो पेंडुलम स्टेट की जो संज्ञा दी गई राजस्थान को हमेशा 30 सालों से, एक बार इधर और एक बार इधर, क्या वो इस बार कहीं ना कहीं जो रिवाज बदलने की बात हो रही है वो कोई अंडर करंट दिख रहा है? क्या इस जो आंकड़ा है मतदान का उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ा ज़रूर है पहले के मुकाबले, लेकिन भले ही कम बढ़ा है, तो बढ़त की ओर जब भी मतदान रहा है राजस्थान में पिछली बार कुछ वर्षों चुनाव को देखें तो बीजेपी आई है और मतदान जब गिरा है तो कांग्रेस आई है। तो क्या इतना आसान ये ट्रेंड रहने वाला है या फिर इस बार कुछ और स्थिति दिखाई पड़ रही है आपको? मनीष जी, एक बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी आई थी तो 3.6%, उसके जब कांग्रेस आई तो 2.8% था, तो स्लाइटली बढ़ा था तो भी कांग्रेस आ गई थी। तो वो उससे ज्यादा ये फिर अगर हम लोग बात करें कि पेंडुलम वाली बात है तो फिर वो ज्यादा सही बैठती है, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये पिछले 25 साल से हो रहा है। लेकिन ये कहें कि अगर मतदान घटता है तो कांग्रेस, तो मतदान बढ़ता है तो बीजेपी, तो एक बार अपवाद हुआ है। हालांकि कि मतदान 2.8% बढ़ा लेकिन कांग्रेस आ गई थी, तो वो ऐसा अपवाद हो सकता है। रह गई बात है कि बम्पर वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग लगभग पिछली बार की बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग होती है, एक सामान्य बात मानी जाती है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाती है। तो इस बात के आधार पर अगर हम देखें तो बम्पर वोटिंग ना होने से ये बात तो समझ में आ रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। अगर होती
जी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो बहुत बड़ी मात्रा में, ये एक मतलब ट्रेंड माना जाता है कि अगर बहुत बड़ी बम्पर वोटिंग होती है तो जो रूलिंग पार्टी वो अंदर से डर जाती है, भले ही चुनाव वो जीत जाए, लेकिन अभी भी 75 सालों का ट्रेंड सेट ये है कि अगर बम्पर वोटिंग मतलब जनता नाराज है और वो सरकार के अगेंस्ट वोट दे ले, कभी कभी इसका अपवाद भी हो जाता है, लेकिन सामान्य बात में ऐसा नहीं होता। एक बात है जो थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है कांग्रेस के लिए, पिछले बार से हमने देखा कि ज्यादातर होता क्या था कि जो बीजेपी है वो शहरी पार्टी कहलाती थी और कांग्रेस ग्रामीण पार्टी, लेकिन राजस्थान में उल्टा है, जो है बीजेपी ग्रामीण में ज्यादा मजबूत हुई है और कांग्रेस शहरों में ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि जो मिडिल क्लास उसको भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कुछ देती नहीं, मिडिल क्लास अब कांग्रेस की तरफ मूव कर गया है, क्योंकि मिडिल क्लास को बीजेपी तो कुछ देती नहीं, नाराजगी करती है। तो अगर ग्रामीण मतदाता ज्यादा मतलब ग्रामीण में वोट परसेंटाइज बढ़ा 1-1.5%, तो वो कहीं बीजेपी के लिए तो फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए राजस्थान में 39% मत मिलता है तो पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनती है, तो सीटें कम हो जाती है। लेकिन अगर 39 पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, 39.5 40%, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, और 40% से ज्यादा होता है तो बम्पर वोटिंग होती है, यानी बम्पर जीत होती है 41% वालों को। तो बस ये देखना है कि 39% मत मिलता है किसी किस पार्टी को, या 40 या 40+, इस हिसाब से चुनाव का रिजल्ट मुझे लगता आएगा। लेकिन केवल वोटिंग परसेंटाइल से अंदाज निकाल पाना कि कौन पार्टी जीत रही है, ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन ग्रामीण वोट जो बीजेपी को मिला है, तो मुझे लगता है कहीं इसका एज भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। जी जी, आपका कहना है कि ग्रामीण वोट बैंक इस बार खासा मायने रख सकता है। हालांकि ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट किया है, क्योंकि राजस्थान जो है एक बड़ा अर्बन और शहरी और ग्रामीण वोट बैंक बड़ा डिवाइडेड है, और सीटें भी करीब करीब 45 सीटें 46 सीटें अर्बन है, रेस्ट जो अर्बन कैटेगरी में नहीं आती हैं और रूरल कैटेगरी में आती हैं। प्रकाश जी का रुख कर लेते। प्रकाश जी, जो अर्बन और रूरल की बात हो रही है अभी, आप कितने सहमत हैं? आपका क्या असेसमेंट है इस मतदान प्रतिशत को लेकर? क्योंकि जो क्लियर कट तो कोई किसी तरह के संकेत इसमें अभी फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। जो बड़ा है मतदान प्रतिशत, पिछली बार भी करीब करीब आखिरी जो मतदान रिकॉर्ड हुआ था 74.7 के आसपास था, और इस बार ये 75 के आसपास है, तो बहुत ही स्लाइट जो है इसमें इंक्रीमेंट है। आपका क्या असेसमेंट ओवरऑल अभी तक? देखिए अशवान, पहले सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपको 62, 67, 72 की बात करूं तो 62, 67 और 72 में जो ग्रामीण इलाकों में जो मतदान होता था वो 35, 40, 50%, 52%, 53% होता, और सुदूर पश्चिम राजस्थान में तो बहुत कम होता था। ग्रामीण इलाकों में वो परसेंटेज वोटिंग बहुत कम होती थी, कारण जो था तो प्रतिशत बहुत कम होता था, उसका कारण ये था कि आवागमन के साधन नहीं होते थे, महिलाएं बहुत कम निकलती थी। सबसे पहले तो महिलाएं कम निकलती थी। अब ये थोड़ा सा इसको ट्रेंड को देखना चाहिए, जो ये जो किस तरह से धारा बनती है, धारा जो है धीरे धीरे जो आपके अवेयरनेस बढ़ती है और मताधिकार के महत्व को जब समझाया जाता है, तो उसके साथ साथ ये बढ़ता है। और न सिर्फ वो शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उसका असर पड़ता है। शहर के लोग जो देखते हैं, जो गांव के लोग देखते हैं, जब शहर आते हैं तो क्या माहौल हो रहा है फलाना, तो उनको भी लगता है कि वो हमें अपना मत देना चाहिए। देखिए एक बात आप देखें, ये भी देखिए कि जिस तरह पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ गाँव में होते हैं। गाँव में जो है वो जाति आधार पर जबरदस्त मतदान होता है, तो उससे ये सब चीजें जो है मिलकर के जब आती हैं तो इसका असर ये पड़ता है कि आपको देखिए कि विधानसभा और उसके बाद लोकसभा के अंदर भी चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे हर 5 वर्षों में जब चुनाव हुए तो बढ़ता गया है। और अभी इससे असर नहीं, 75%। मुझे उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में जब 75% हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान में 76, 77 या 78 जा सकता है, लेकिन वो गया नहीं ऐसा लगता है। और वही वजह है कि अभी तक सब कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत कंफ्यूज्ड हैं, चाहे वो एनालिस्ट हो चाहे हम। लेकिन इसके बाद भी मनीष, मुझे यह है कि जो गाँव में जो मतदान हुआ है वो इतना निराशाजनक मतदान नहीं हुआ है।
मतदान जो गांव में हुआ निराशा, वो उसको मैं निराशाजनक नहीं मानूंगा। जी हाँ, जाहिर तौर लेकिन पर जो अर्बन सीटें, जयपुर का ही हम जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी, तो जयपुर की खासतौर पर 19 सीटें, लेकिन जो अर्बन 7-8 सीटें हमेशा से रही हैं उनमें फिर से मतदान कम हुआ। झोटवाड़ा ऐसी सीट बड़ी हॉट सीट थी, वहाँ पर खुद बीजेपी के बागी मैदान में सांसद के सामने, उसके बावजूद इस तरह की सीटों पर नहीं हुआ है। सवाई माधोपुर का आप उदाहरण देख लीजिए, मैंने भी कवर किया, सवाई माधोपुर पूरे जिले में वोटिंग कम हुई है, वहाँ पर बड़ा चेहरा थे। जालौर का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जालौर में भी इन्होंने बीजेपी ने सांसद उम्मीदवार थे उनके, और फिर वहां पर भी जिले में उस तरह का रिफ्लेक्शन ओवरऑल नहीं देखने को मिला जो एक उम्मीद की जाए। अब मनीष जी थोड़ा सा ध्यान दें, तो वही है कि जो हमारे यहाँ 33 जिले थे, जब 33 जिले थे और 33 जिले के बाद जो नए जिले जो जोड़े गए हैं, उन सब में मतदान का प्रतिशत क्या रहा है ये देखना चाहिए, और वो इंगित करता है ट्रेंड कि सब कौन कहाँ जा रहा है, कैसे देखना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि जो नए जिले बने हैं उसमें भी कोई बहुत जबरदस्त कोई बदलाव आया ऐसा मुझे दिखा नहीं। इस सवाल पर भी मैं आता प्रकाश जी, ये लाजमी था इस सवाल पूछा जाना कि जो 50 से ज्यादा जिले बना दिए इस बार अशोक गहलोत ने, तो क्या वाकई जिला एक चुनावी मुद्दा होना था? लेकिन जिला जिस तरह से अनाउंस किया और एक बड़ा चुनावी प्लान था अशोक गहलोत का, उसको ना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी भुना पाई इस चुनाव में। दो चीजें तो कांग्रेस ने उठाई ही नहीं। ईआरपीसी का मामला बिल्कुल गौण हो गया करीब करीब, और नए जिले का जो लाभ मिलना चाहिए था जिसके साथ बनाया गया था उसको कांग्रेस ने उठाया नहीं। बिल्कुल, और नए जिले का भी मुद्दा इसी में था। जाहिर तौर पर आप बने रहेगा प्रकाश जी। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं जयपुर से। वीरेंद्र, बात जयपुर की कर रहे थे क्योंकि राजधानी है और उसके आसपास सटे जिलों में भी वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जो सैटेलाइट सिटीज हैं जयपुर के आसपास। जो बात जयपुर की जब होती है तो बहुत 19 विधानसभा सीटें हैं, झोटवाड़ा बहुत बड़ी सीट है। प्रकाश जी से भी मैं बात कर रहा था, हॉट सीट थी झोटवाड़ा, मतदान प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम रहा। सिविल लाइन जैसी जो बहुत अर्बन शहरी सीटें हैं वहाँ पर भी बहुत उत्साहित नहीं करते मतदान के प्रतिशत। आपकी वोटर से बात हुई, क्या मुद्दे थे, क्या चुनावी मुद्दे जो उठाए जा रहे थे पार्टियों की ओर से, जिन हॉट सीट पर भी आप गए, क्या मोटे तौर पर आपको देखने को मिला कल चुनाव में? देखिए मनीष, आप देखेंगे राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव रहा, इसके अंदर जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा पूरे चुनाव के अंदर छाए रहे। इसके अलावा आप देखेंगे युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, तमाम चीजों को लेके यहाँ के जो युवा वोटर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घर से बाहर निकले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर झोटवाड़ा जैसी जो सबसे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, वहां पे अगर वोटिंग में अगर प्रतिशत कम आता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कई सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात ये वीरेंद्र, वीरेंद्र, एक और बड़ी इसमें बात दिलचस्प गौर करने वाली कि विधानसभा सीट पर तीनों ही उम्मीदवार कंपैरेटिवली यंग हैं। मतलब उसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तो काफी यंग है, उसके बावजूद इस तरह की मतदान प्रतिशत कम होना वाकई चौंकाने वाला है। हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग राजस्थान के हिस्सों के हिसाब से विश्लेषण करने की कवायद में हैं कि किस तरह का मतदान वहाँ हुआ है, और ये जो बढ़ा मतदान है, बहुत कम हालांकि बढ़ोतरी अभी तक दर्ज हुई है, किस ओर ये इशारा कर रहा है, इसके क्या मायने हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं दोनों, आलोक पांडे जी और प्रकाश भंडारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ मौजूद है, शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। शाकिर, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं डिबेट में। कोटा में जो रुख रहा कमोबेश वो थोड़ा समझाइए कि 6 विधानसभा सीटें थी, वहां भी कहीं ना कहीं एक रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिला। रूरल में मतदान ज़्यादा हुआ और अर्बन जो सीटें थी और जो हॉट सीट थी वो कोटा नॉर्थ की भी बात कर लें, वहाँ मतदान कंपैरेटिवली थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल कोटा का जो एवरेज है वो पिछली बार से बेहतर है। जी बिल्कुल, 0.61% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है कोटा की, अगर हम बात करें 6 विधानसभा सीटों की। और रामगंज मंडी जो विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। कोटा ग्रामीण की जो 3 सीटें हैं, कोटा, रामगंज मंडी, सांगोद और लाड़पुरा, ये जो सीटें हैं, इन तीनों सीटों पर जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जबकि जो कोटा शहर के बीच में सीट है, कोटा साउथ, वहां पर मतदान के प्रतिशत में कमी आई है। कोटा उत्तर जो है, जो हॉट सीट है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल जहां से मैदान में, वहां पर भी जो है पिछले 2018 के मुकाबले मतदान का कुछ प्रतिशत कम रहा है। लेकिन जिस तरह से मतदान के प्रतिशत की बढ़ोतरी की जो बात है, तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन विभाग की जो टीमें हैं
और जिस बार जो है होम वोटिंग और जिस तरह से पोस्टल वोटिंग की जो सुविधाएं ज़्यादा की गई है, उससे भी ये बढ़ोतरी जो है देखी जा रही है, क्योंकि करीब 21 डिपार्टमेंट जो है पूरे इसमें लगे हुए थे। निर्वाचन विभाग के साथ में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, लोगों को घर घर जाकर के इन्होंने मतदान भी करवाए, जो वृद्ध जन थे, जो दिव्यांग थे उनको। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है, एक कारण इसका ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है जो हॉट सीट है या जो दूसरी सीटें हैं, वहाँ पर जो मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है पिछले 2018 के मुकाबले। तो कोटा में जो मतदान का प्रतिशत है वो 76% के आसपास है, लेकिन जो पहले जो मतदान हुआ था, जैसे रामगंज मंडी में अभी भी जो है रामगंज मंडी टॉप पर है, लेकिन पहले के मुकाबले पीछे है 2018 के मुकाबले। लेकिन शाकिर, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, हम थोड़ा दर्शकों को अपडेट कर लें, आप एक बार दोबारा गौर कर लीजिएगा। जो इलेक्शन कमीशन का डेटा, उसके हिसाब से सांगौद में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, करीब 79.3 के आसपास वहाँ मतदान हुआ है। सेकंड रामगंज मंडी है। आप अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा सांगोद में मतदान हुआ है 79 और रामगंज मंडी में हुआ है 78 पॉइंट कुछ परसेंट। जी। तो ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पर जो है इस बार जो है 2023 के जो चुनाव में उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, यानी ग्रामीणों ने जो है उत्साह दिखाया है मतदान को लेकर। लेकिन जो शहरी मतदाता है वो 2018 में जो जिस तरह से प्रतिशत था उसका, वो उसके आसपास ही नजर आ रहा है, बढ़ोतरी उसमें नजर नहीं आ रही है। मुकाबले जो है रोचक भी थे, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है कार्यकर्ताओं की फौज सी लगा रखी थी, लेकिन उसके बावजूद वो मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं कर पाए। तो जो नतीजे होंगे वो किस तरह के होंगे वो तो 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन मतदान को लेकर के जो बढ़ोतरी जो देखी जा रही थी वो उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी कि मतदाता घरों से बाहर जब निकलेगा एक बदलाव की बात होगी, या पार्टी या समर्थन में वोट करेगा, योजनाओं पर वोट करेगा या खिलाफ वोट करेगा। तो उतना ज़्यादा जो है 2018 के मुकाबले 23 में जो है वो प्रतिशत नज़र नहीं आ रहा है। जी शाकिर, आप बने रहेगा। आलोक जी, आपका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी से भी बात हो रही थी, रूरल को लेकर आप बात कर रहे थे, और हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि किस तरह अलग अलग ज़िलों में और हिस्सों में रूरल वोटिंग ने एक तरह से कहें कि मतदान की लाज रखी है, और वहाँ ज़्यादा मतदान हुआ है और अर्बन में वोटिंग कम हुई है। और यही वजह है कि इस जो क्यूमुलेटिव जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत स्लाइटली इंक्रीमेंट दिखा है, 0.25% के आसपास पिछली बार से अभी तक। और डेटा अपडेट होगा, लेकिन करीब 75% माने, और पिछली बार जो 74.7 के आसपास आंकड़ा था उससे बहुत ज़्यादा इस बार कोई बम्पर वोटिंग जैसा कुछ दिखा नहीं है। पांडे जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें, क्योंकि पहली बार इस तरह की ट्रेंड देखने में मिला है, पिछली बार से देखा जा रहा था कि अगर जब डिप हो रहा था तो करीब 1% के आसपास मतदान गिरता था, और जब बढ़ता था तो उसमें 3-4% या 6% की इंक्रीमेंट होती थी और सत्ता बदल जाती थी। इस बार बड़ा पेक्यूलियर है कि इंक्रीमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत स्लाइटली हुआ है, बहुत कम मतदान में बढ़ोतरी हुई है। एक तो इसको थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई इतना आसान दिख रहा है कि वो 5 ईयर वाला, क्योंकि इस बार दूसरी पार्टियों ने भी ज़्यादा दमखम दिखाया था, 50 से ज़्यादा बागी मैदान में थे। बागियों की सीटों पर मतदान बढ़ना भी बड़ा दोनों पार्टियों के लिए टेंशन की बात है। मनीष, एक उदाहरण से समझाते हैं तो शायद हमारे दर्शकों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। जी। मेरे एक मित्र हैं, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ, तो वो कहते हैं कि हाथ की हड्डी, कोई भी हड्डी, मान लीजिए हम इतनी जगह की बात करें, वो उन्होंने हजारों ऑपरेशन किए। तो हमने उनसे पूछा कि जब हड्डी टूटती है, आप अंदर खोलते हैं, तो क्या कोई ऐसा कोई 2-4 के जैसे मिले जो एक जैसी टूटी हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने हजारों ऑपरेशन किए, एक ही जगह की हड्डी टूटती है, लेकिन वो अलग अलग तरह से टूटती है। इसका मतलब ये है कि इसको मैं बता रहा हूं कि कोई भी चीज, एक घटना एक जैसी लगने पर भी एक जैसी नहीं होती। और राजस्थान का जो चुनाव है, पूरे भारत में किसी भी राज्य का चुनाव है, हम एक जैसे ट्रेंड की, एक जैसे किसी भी आशा की उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, जरूरी नहीं कि अनुमान एक जैसा निकले। जैसे बीजेपी एक बार जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, लेकिन अगर आप अंदर ऑपरेशन करेंगे तो हर बार डाटा अलग निकलेगा। आदिवासियों को अलग निकलेगा, ग्रामीण क्षेत्र का अलग निकलेगा, शहरी क्षेत्र का अलग निकलेगा, ओवरऑल जनता ने किसको क्या मत दिया है।
ये जो मत पॉइंट में बढ़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी नींद हराम करेगा और उसके साथ साथ कांग्रेस की भी नींद हराम करेगा। कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस डेटा के आधार पर कि क्या होने जा रहा है। जैसे मान लीजिए 80% मतदान होता तो हम लोगों के लिए बहुत आसान होता ये कहना कि जनता ने एक तरह का संदेश दिया है, नाराजगी दी है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ बम्पर वोटिंग हुई है और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है। अब जनता ने तो बम्पर वोटिंग की नहीं, लेकिन जनता ने कम से कम बढ़ के वोटिंग की। इस समय उस दिन त्योहार था और शादी का सीजन तो उस बार भी था, लेकिन त्योहार था उसी दिन और लोग पर्याप्त मात्रा में निकले और साइड थोड़ा सा ज्यादा वोटिंग हुई, थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट में ज्यादा बड़ी वोटिंग। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन रूलिंग पार्टी के अगर ये मत 5% कम होता तो मैं ये कहने के लिए मेरे पास बहुत आसानी होती कि रूलिंग पार्टी के लिए सब चीजें बहुत आसान। या ग्रामीण मत अगर कम मात्रा में बढ़ता, क्योंकि कांग्रेस को कम मिल रहा है बीजेपी से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मत मिल नहीं रहा बीजेपी में, 2-3% का अंतर है शायद। अगर मैं 2018 में देखूं कि बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मत मिले और कांग्रेस को उससे कम, तो 2-3% में तो पूरी भूमिका बदल जाती है राजस्थान में, 1% में भूमिका बदल जाती है। तो अगर ग्रामीण मतदाता को मैं पकड़ूं, इस बात को आधार पकड़ूं, तो बीजेपी को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर मैं देखूं कि बम्पर वोटिंग नहीं हुई, 0.25 में हुई, तो कांग्रेस को थोड़ी राहत मिलेगी। तो 3 दिसंबर तक दोनों को राहत है और 3 दिसंबर तक दोनों को दुख है। इसमें अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटाइल है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। राजस्थान की जनता ने बड़ा छलिया वोटिंग की है। जी, वाकई राहत इस तरह की हो सकती है कि कांग्रेस को जो डर रहता है वोटिंग गिरी नहीं है। हालांकि कल कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ थे शो पर, अनूप ठाकुर, उन्होंने हालांकि अनुमान कम ही जताया था। उन्होंने वो दोपहर 4 बजे के आसपास कह रहे थे कि उनका अनुमान है कि वोटिंग 68-70% तक ही रहेगी, लेकिन वो डिस्कशन के दौरान ही उसके पार चला गया। तो कांग्रेस जो है वो राहत की सांस तभी लेती है चुनाव में कि जब वोटिंग कम हो जाए। बीजेपी राहत तब लेती है कि वोटिंग बढ़ जाए, लेकिन ये स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है इस बार। जी, ये स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। 68-70 है तो वो जीत जाएगी जी रूलिंग पार्टी, लेकिन तो इस बार 68% ही रहे। जी, इस बार राहत भले ही है, लेकिन सांसें अटकी रहेंगी 3 तारीख तक। बता रहे ना कि इतना बढ़िया जनता ने वोट दिया है कि 3 दिसंबर तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब कोई कहेगा बीजेपी जीती, कोई कहेगा कांग्रेस जीती, कि 2 में तो पक्का हो नहीं है। जी, ऐसा तो है नहीं है, लेकिन रियल में अगर एनालिसिस करें तो कोई एक ऐसा बिंदु मिलता नहीं जिसको आधार पर हम कॉन्फिडेंटली कुछ कह सकते। जी, तो कोई एक हाईलाइट इस इलेक्शन का फिलहाल दिख नहीं रहा है। बस बात सिर्फ इतनी सी जरूर है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन अब क्या बढ़ा है उसको डिकोड करने में कई उसके अलग अलग मायने हैं। पहले की तरह इतना आसान लग नहीं रहा है। उदयपुर में सोमू है, सोमू का रुख कर लेते हैं फिर से। सोमू, जिस जिले में आप हैं और जिस एरिया में वहाँ काफ़ी रूरल एरिया काफ़ी आता है और ट्राइबल एरिया बहुत है। ट्राइबल एरिया में वोटिंग ज़्यादा होना अपने आप में किस ओर संकेत है? क्योंकि दोनों पार्टियों ने बड़ी ताकत झोंकी थी वहाँ पर, चाहे वो मानगढ़ धाम हो, आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करने की बात हो और अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को अनाउंस करने की बात हो, प्राइम मिनिस्टर के दौरे, राहुल गांधी के दौरे, अशोक गहलोत के दौरे और तमाम नेताओं के दौरे। क्या ये उसी का रिफ्लेक्शन है जो रूरल वोटिंग बढ़ी है? और ख़ासतौर पर इस मायने में भी इसका मतलब ये कि वहाँ पर स्थानीय पार्टी भी मौजूद है, तो एक बड़ी पोटेंट फोर्स वो भी आदिवासियों के लिए रही है। जी बिल्कुल, देखिए आदिवासी वोट बैंक इतना बड़ा वोट बैंक है कि हर पार्टी उसे साधने की कोशिश तो करती ही है। साथ ही साथ जिसका जिक्र आपने किया ही कि जो आदिवासी अस्मिता पहचान की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो उन्होंने अपनी काफी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है इस पूरे इलाके में। और ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो वोटर बाहर निकल करके आए, क्योंकि वोटर्स को निकालना और उन्हें बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है ये आमतौर पर कार्यकर्ताओं की होती है। तो कार्यकर्ताओं की फौज जितनी बड़ी होगी, वोटिंग का आंकड़ा उतना ज्यादा बढ़ने की उम्मीद उस जगह पर होती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस इलाके से इतर जो मैं कहना चाह रहा था, जिसका जिक्र आलोक पांडे जी ने भी किया, कि अभी 3 तारीख तक ये जो पूरी वोटिंग हुई है उसके आधार पे कुछ भी कहना, क्योंकि दोनों खेमों में राहत भी है और दोनों खेमे संकट में भी हैं। तो एक ट्रेंड और भी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन वोटर्स ने वोट किया है वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को देख करके वोट किया है, क्योंकि ये बार बार ये बात दोहराई जा रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 25 लाख का जो बीमा है चिरंजीवी वो 50 लाख का होगा, या इस तरह की बातें। या फिर हमने ये देखा कि तिजारा हो, चाहे हवा महल सीट हो या फिर पोखरण की सीट हो, वहां पर ध्रुवीकरण हुआ बहुत मजबूती के साथ। 2 ऐसे फोर्स चुनाव मैदान में थे जो एक दूसरे के खिलाफ बम्पर वोटिंग करते रहे हैं।
तो उन सीटों पर भी। तो ये भी दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसके आधार पे वोटिंग हुई है। तीसरी बात एक और है जिसका जिक्र शाकिर ने किया, निर्वाचन आयोग ने भी इस बार बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं की थी जिसने वोटिंग को थोड़ा सुगम बनाया। हालांकि होम वोटिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई कि उससे उस आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि पिछली बार 0.53% के अंतर से करीब 2 दर्जन सीटों का फासला तय हुआ था। और आपको एक बात और बताऊं कि 154 वोट का अंतर था, सबसे छोटी जो जीत हार का अंतर था वो 154 वोट का था। अब 154 वोट लाखों वोटों में से कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? तो ऐसी कई सीटें हैं जिस पर हमने भी ये कहा था कि 23 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर जो है बहुत कम था, और वही इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। सीटें अगर इस बार भी बनती हैं तो क्या होगा पता नहीं जी, वही रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि जो पिछली बार करीब पॉइंट्स में जो चेंजेस हुए थे और दोनों पार्टियां लगभग समान थी और करीब करीब 0.6% का डिफरेंस था 1.5-2 लाख वोटों में, और उसी में सरकार इधर उधर हो गई और बीजेपी 25 सीटें पीछे चली गई और कांग्रेस 99 पर जा टिकी। अब प्रकाश जी, आपकी पास वापस लौटता हूं। जो बात हम ये कर रहे हैं कि अक्सर पहले तो देखा गया है कि क्लियर कट एक ट्रेंड देखा गया, बढ़ोतरी हुई तो बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई और गिरावट आई तो करीब 1% या उससे ज़्यादा की गिरावट आई। इस बार बढ़ोतरी ज़रूर हुई है लेकिन करीब 0.25% इंक्रीमेंट देखने को मिला है वोट में। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से पहले हुआ, पिछले चुनाव की अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो अंतर था और उसी में 25 सीटें तय हो गई, तो इस बार क्या माना जाए वैसा ही कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं एक हाफ जैसी स्थिति है कि इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के पास एक हंग जैसी स्थिति भी हो सकती है? मनीष, मैं आपको 2018 में ले जाना चाहूंगा। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में जो है भाजपा का शासन था राज्य में, और कांग्रेस जो है उसने भाजपा द्वारा के शासन में जो करप्शन का इशू था, भ्रष्टाचार का इशू था, उसको बहुत जमकर खेला। और उसका कारण ये था कि उस वक्त भाजपा सरकार के बारे में आम धारणा बन गई थी कि बहुत करप्ट सरकार है, लेकिन अब के बाद ना कोई लहर है ना कोई बहुत बड़ा खास मुद्दा है। और ये अब के बाद जो लड़ाई लड़ी गई है वो सोशल इश्यूज पे लड़ी गई है। तो फ्रीबीज की, मतलब जो मुफ्तखोरी की जो आदत पॉलिटिकल पार्टी जो है मतदाताओं को का जो मुफ्तखोरी सिखा रही है, या शायद मेरे शब्दों का चयन ठीक ना हो, लेकिन फ्रीबीज यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। ये जो मुफ्तखोरी है वो उससे बना दिया है वो इश्यू। आपने आप सारा का सारा जो है आप चम्मच से जो है चांदी की चम्मच से गरीब को जो है आप वो पिला रहे हैं, तो आप इसके ये देश कहाँ जाएगा इसमें? तो इससे सबके बावजूद भी आपके कोई वो नहीं थी, किसी तरह का जो है कोई लहर नहीं थी, किसी तरह की जो है कोई राजनीति। कांग्रेस ने अपने आप को डिफेंड किया। कैसे डिफेंड किया कि साहब हमने इतने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। अशोक गहलोत जहां जाते तो वो बोलते थे केंद्र जैसे आए हुए राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जो भी आई वो ये कह के गई कि साहब बहुत बढ़िया काम हुआ, ऐसा है, गहलोत सरकार ने ऐसा किया। उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास नहीं था। बीजेपी ने देख लिया कि हमारा कुछ नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कुछ धार्मिक मुद्दे उठा दिए, कुछ धारीवाल जी के कहे उस स्टेटमेंट को कर दिया, कुछ महिलाओं के अत्याचार वाली बात कर दी। ये तो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे इनके राज्य में कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल शांति, बिल्कुल राम राज चलता था और वहां पर किसी आदमी सबको भरपेट भोजन मिलता था। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए 2018 में मामूली प्रतिशत से कांग्रेस सत्ता में आ गई, और फिर क्या हुआ? 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, फिर वहां पर मोदी की लहर आई, 25 की 25 सीट दोबारा हार गई, कांग्रेस दोबारा हार गई। उसके बाद क्या हुआ? और फिर 5 साल बाद क्या हुआ? और आप जो है आज जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस को आप राइट ऑफ नहीं कर रहे। कांग्रेस को आप बिल्कुल ये नहीं कहे कि साहब ये तो बिल्कुल गर्त में चली गई। कांग्रेस जबरदस्त संघर्ष में, मतलब आप देखिए जो पार्टी सत्ता में होती है इसमें संघर्ष करना पड़ता है जीतने के लिए। उसे अपनी बात मनवाने के लिए कहते कि हम ठीक थे, हमने अच्छा काम किया। ये सब पहली बार हो रहा है। जो पहली बार हो रहा है तो आप ये देखेंगे कि जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे जो है वो यही नतीजे जो है लोकसभा में कुछ। मेरा ये मानना है कि
भाजपा को कुछ एज है, थोड़ा सा एज है। अच्छा ठीक है, आपका मानना है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो ट्रेडिशनली बढ़ते हुए का संकेत ये रहता है कि सरकार चेंज, और सरकार चेंज मतलब बढ़ोतरी के साथ में बीजेपी। दशमलव 2.5 का जो है जी। कि इंक्रीज है, वो कोई खास इंगित नहीं करता। खास इंगित। लेकिन आप देखिएगा कि अगर कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आती और 70-80 सीट अगर वो जीत रही है, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव के अंदर कम से कम 5 सीट जीत रही है। जी जी ठीक है, आपका ये प्रेडिक्शन है कि भाई अगर स्लाइटली चेंज है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज है, और अगर कांग्रेस बराबर के आसपास रहती है इस बार तो कहीं ना कहीं लोकसभा में उसको फायदा। आप बने रहिएगा हमारे साथ सभी लोग, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की चुनावी चर्चा लगातार जारी है। राजस्थान विधानसभा में हुए मतदान को लेकर जो मतदान प्रतिशत में थोड़ा इजाफा हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे रिपोर्टर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त रुक कर लेते हैं एक बार टोंक में रवीश टेलर की ओर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे दोबारा एक बार। रवीश, लोगों से आपकी बात हुई कल दिन भर, आप बूथवार कई जगह पर आप गए पहुँचे, क्या बड़ा मुद्दा आपको समझ में आया, चाहे वो कांग्रेस के मतदाता थे या बीजेपी के, क्या बड़े मुद्दे को लेकर लोग निकले थे वोट डालने? जी मनीष, अगर हम टोंक की बात की जाए, आसपास की सीटों की बात करें, जहां जहां हम पहुंचे थे वहां एक चीज बहुत साफ थी कि इतिहास के अंदर ये पहला चुनाव था जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रचार में कोई कमी नहीं रखी। योजनाओं की अगर हम बात करें तो योजनाओं का असर जो है इस चुनाव के अंदर उतना नजर नहीं आया जिसको लेकर अशोक गहलोत को उम्मीद थी कि उनकी जादूगिरी चलेगी। दूसरी ओर भाजपा जो है प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से आने वाले स्टार प्रचारकों पर निर्भर थी, और ये बात जो है सचिन पायलट भी लगातार उठाते रहे कि क्या कोई स्थानीय नेता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं जब चुनाव में मतदान की बारी आती है। जिस तरह के हमने फैक्टर्स देखे कि देवली उनियारा एक सीट है जहां पर पूर्व डीजीपी कांग्रेस के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जिले में सबसे ज्यादा मतदान वहां हुआ। उसके बाद जहां बीजेपी के कन्हैयालाल चौधरी जो है लगातार दो बार से विजेता हैं, तीसरा चुनाव था, मालपुरा दूसरे नंबर पर रहा। सचिन पायलट स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश के साथ प्रदेश में भी किया। सचिन पायलट इस चुनाव के अंदर लगभग 170 गांवों में 62 घरों में और शहर के वार्डों में पहुंचे हैं। उसके बावजूद टोंक जो है तीसरे नंबर पे जिले में। लेकिन देवली उनियारा क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर जो है एसटी और गुर्जर फैक्टर्स ने जो है वोट किया है। मालपुरा इसलिए ज्यादा है कि वहां पर मतदाताओं की जो तादाद है उसमें जाट और गुर्जर बाहुल्य वाले जो है ज्यादा हैं। टोंक की बात की जाए तो टोंक में अल्पसंख्यक और गुर्जर हैं। निवाई में सबसे कम मतदान होता है क्योंकि वहां पर जो है गुर्जर बाहुल्य सीट है, एससी बाहुल्य मतदाता ज्यादा हैं। तो शहरी क्षेत्र जहां ज्यादा है जिस विधानसभा में, वहां मतदान का प्रतिशत गिरा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी हो सकता है मतदान का प्रतिशत और चेंज हो, क्योंकि जो अभियान पहली बार चलाया गया कि दिव्यांगजन 3 कैटेगरी के वृद्धजनों के साथ ही लोगों ने घरों में वोट किए हैं, घर पर वोट की सुविधा दी गई थी, पोस्टल वोट वो उसमें शामिल कर लिया है अब तक। तो उस सूरत में 0.8383% के आसपास था टोटल, वो इलेक्शन कमीशन ने रात को उसमें शामिल कर लिया और करीब 74.96% जो है वो उसमें होम वोटिंग को शामिल कर लिया। हालांकि अपडेट डेटा जाहिर तौर पर होगा और इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आलोक जी आपका रुख कर लेते हैं। हो रहा है जी आलोक जी आपका रुख कर लेते हैं। जो बात हो रही थी वोटिंग परसेंटेज को लेकर कि उस तरह सा एक रिमार्केबल जरूर नहीं दिखा, लेकिन एक बड़ा एस्पेक्ट कहीं ना कहीं छिपा है जिन सीटों का मैं आपसे पहले जिक्र कर लेता हूं। पोकरण का जिक्र कर लीजिए, तिजारा देख लीजिए, हवा महल देख लीजिए, और चाहे वो किशनपोल और देख लीजिए, सांगानेर देख लीजिए। ये
इन चुनाव का कोई मुद्दा अगर देखें, चुनावी मुद्दों को सब तरह से हटा दे, जैसा रवीश भी कह रहे थे, चुनावी मुद्दे को और होते हैं और जब वोटिंग होती है उस वक्त वाकई पोलिंग बूथ पर कोई और फैक्टर मतदाताओं को खींच रहा होता है। जब अगर पोखरण की बात करेंगे, वापस करीब 88% मतदान हुआ है पिछली बार की तरह। तिजारा में बड़ी बम्पर वोटिंग हुई है 86% के आसपास। हवा महल और किशन पोल को देख लें आप तो पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये जगह ऐसी भी है जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने रोड शो भी किया था। तो जो बड़ा अंडरलाइन फैक्टर है वो कुछ और है, और वो कुछ और ये है कि जो बड़ा मुद्दा रहा है वोट ज़्यादा पड़ने का, वो पोलराइजेशन है। मनीष जी, वोटिंग कई कैटेगरी से पड़ती है। जैसे हम लोग उन वोटों को, जो वोटर बिल्कुल फिक्स है, कमिटेड वोटर है, नीड के आधार पर वोट करता है, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। 31 से 35% वोट दोनों पार्टियों के राजस्थान में लगभग फिक्स, 31% कांग्रेस के वोट और 33 से 34% बीजेपी के वोट। लेकिन जीतने के लगभग जो पार्टी 40% के ऊपर राजस्थान में जीतती है, तो ये जो 7 से 8% का जो वोटर है या 5 से 6% वोटर है, ये वोटर के लिए सब लड़ते हैं। तो यही वोटर की हमें पर चर्चा करते हैं। जो वोटर नीति के आधार पर, जो वोटर विचारधारा के आधार पर, जो वोटर पार्टी के आधार पर वोट देता है, वो भी रहता है मुद्दा। ऐसा नहीं कि वो मुद्दा मनीष भाई नहीं रहता है। ये जो स्विंग वोटर है, ये जो पार्टियां इतनी मेहनत करती है, जो ये इमोशनल मुद्दा आता है, जो ये कम्युनल मुद्दा आता है, ये सारे मुद्दे वो स्विंग वोटर के लिए होते हैं, या वो लोग थोड़े डाउट में होते हैं। जो फिक्स है वो फिक्स वोटर है, और वो हर पार्टी का कोर वोटर है। उसके बगैर तो कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। तो कांग्रेस का अपना 31% वोट राजस्थान में फिक्स है, बीजेपी का 33% वोट। ये लोग तो अपनी विचारधारा या अन्य कारणों से वोट डालते हैं। स्विंग वोटर की लड़ाई है, और स्विंग वोटर पे हम पर चर्चा करते हैं। और जो स्विंग वोटर होता है, यही पार्टी को एज दिलाता है। इसमें मैं मानता हूं कि कोई मुद्दा नहीं रहा, इसमें कोई ना कोई धार्मिक एंगल रहा, इसमें कोई ना कोई अन्य कारण रहे, इसमें कन्हैया कुमार को कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने की। तो इन जो 6-7-8% मत है, इन्हीं पर अंतर दिखाई देता है। बाकी लोकतंत्र में जो भारत का जो लोकतंत्र टिका हुआ है, वो स्विंग वोटर पर नहीं टिका हुआ है। वो टिका हुआ फिक्स वोटर पर, वो विचारधारा के आधार पर, वो डेवलपमेंट के आधार पर। भारत बहुत डाइवर्सिटीफुल देश है। राजस्थान में वही हाल है, 5 करोड़ से ज्यादा। यूरोप के बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन है जितना राजस्थान में वोट पड़ा है, या जितना वोटर है। तो इसलिए मनीष भाई, कई अलग अलग कारणों से वोट पड़ता है। स्विंग वोटर का कारण जो हम लोगों ने अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये सिर्फ स्विंग वोटर के लिए है, और यही तय करेगा कि राजस्थान का किंग कौन है। नहीं, लेकिन जो सीटें मैं बता रहा था आपको पांडे जी, वो मोटे तौर पर वो सीटें हैं जहां वाकई बाकी विधानसभाएं एक तरफ और इन पर वोटिंग एक तरफ। मतलब पोखरण का जिक्र कर लीजिए, 88%, तिजारा 86%, किशन पोल में वोटिंग बढ़ी है, हवा महल में वोटिंग बढ़ी है, और कारण बहुत स्पष्ट है इन सीटों पर। मतलब मेरा बार बार ये कहना है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोई बड़ा इशू नहीं रहा, किसी तरह की लहर नहीं थी, उसके बावजूद इन सीटों पर मतदान बढ़ना साफ तौर पर दिखाता है कि ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। जिन जिन सीटों पर हो पाया, उन सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। मनीष, ध्रुवीकरण मुद्दा राजस्थान में रहा है, हम बाहर रूप से स्वीकार न करें, लेकिन ध्रुवीकरण एक मुद्दा है। क्योंकि देखिए, जिस समय वो घटना घटी थी और उसके बाद जिस तरह के नारे लगे थे, राजस्थान की जनता ने उससे कहीं ना कहीं उसके अंदर डर है। और जहां जहां पर ये मुद्दा राजनीतिक दल बना पाए हैं, वहां पर हमें बम्पर वोटिंग दिखाई दी है। इससे भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, ये भी कारण है राजस्थान। जी जी, और ये बड़ा कारण बनेगा मुझे लगता है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और लाजमी तौर पर बात भले विकास और दूसरे मुद्दों की हो, गारंटीज की, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आकर फंस गया ध्रुवीकरण पे बड़ी सीटों पर। कुलदीप का भी रुख कर लेते। कुलदीप बॉर्डर एरिया कवर करते हैं। तो ध्रुवीकरण पर मुझे एक बात कहनी की नहीं। जी 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 जी, ध्रुवीकरण को आपको 2 जगह देखी। कांग्रेस ने 15 सीटों पर जो माइनॉरिटी कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है जी। और ध्रुवीकरण वहां कैसा है, और ध्रुवीकरण शेष सीटों पर जहां बीजेपी ने तो एक भी, ये बहुत नोटिंग पॉइंट है, इस पर वाकई डिस्कशन किया जा सकता है। प्रकाश जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि जैसे डीडवाना का भी अगर जिक्र कर, जयपुर के हवा महल, जयपुर के किशन पोल और आदर्श नगर सीट, और पोखरण की आप बात कर रहे हैं। पोखरण जो है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट उठाया है। शिव के अंदर अमीन उतारे गए हैं। तो आप ये देखिए कि जब ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तो हमें एक दोनों चीजें देखनी चाहिए, कि कंपेयर करना चाहिए कहीं ना कहीं, कि इन 15 सीटों में ध्रुवीकरण की क्या स्थिति है
और 6 सीटों पे ध्रुवीकरण की क्या स्थिति है, जाहिर तौर पर परसेंटेज में कितना फर्क है, क्या ये बनता है पॉइंट, बिल्कुल एनालिसिस का एक पॉइंट है, जाहिर तौर पर इस पे भी वर्ग जो है अपने अपने एक वर्ग जो है अपने चहेते उम्मीदवार को के लिए पेटी फाड़ने की कोशिश करता है, मशीन तोड़ दे उसका बस इतना वोट देता है। जी लाजमी है। जी प्रकाश जी, समय थोड़ा कम है, श्री गंगानगर का रुख कर लेते हैं कुलदीप के पास। कुलदीप, आप बॉर्डर एरिया को कवर करते हैं और जो चुनावी मुद्दे थे वहाँ खासतौर पर युवाओं में जो एक ड्रग्स का मुद्दा था, किसानों की बड़ी बात थी, सॉइल को लेकर बात होती है, फर्टिलाइजर्स को लेकर बात होती है, कैंसर बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। इन सब चीज़ों को लेकर बातें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको मुद्दे को लेकर करती हैं, लेकिन जो मतदान हुआ, आपकी मतदाताओं से बात हुई, क्या मोटे तौर पर मतदान करने आए थे लोग इसको लेकर वहां पर? देखिए, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही कृषि प्रधान जिले हैं। यहाँ का जो जिलों के दोनों जिलों के लोगों का जो मुख्य कार्य है वो कृषि है। ऐसे में नहरी पानी, जो सिंचाई पानी है वो एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि जो बॉर्डर पार से जो नशे की तस्करी हो रही है वो भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले दोनों ही पॉलिटिकली मूवमेंट के हिसाब से काफी वीक रहते हैं, लेकिन इस बार के चुनावों के अंदर दोनों ही जिलों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से काफी अच्छी पॉलिटिकल मूवमेंट हुई, कड़ी बड़े नेता भी आए, और जहां जहां पर ये नेताओं ने रैलियां की वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा भी। हालांकि जो मुद्दों की बात करें तो सिंचाई पानी, ड्रिंकिंग वाटर, नशा और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे सामने आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उनका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इन योजनाओं की बात करते हुए भी नजर आए। जो पिछले कुछ समय पहले जो कृषि आंदोलन हुआ था, काले कानून को लेके जो आंदोलन हुआ था, जो बातें किसानों के अंदर चलती रही थी, वो भी कहीं ना कहीं जो इन चुनावों के अंदर एक बड़ा मुद्दा जी मुद्दा रहा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, वही कुलदीप, जो लगातार बात हो रही थी, मुद्दे बहुत थे, वोटर्स कह रहे थे, लेकिन फाइनल जो डेटा है उसमें वो रिफ्लेक्शन कहीं दिखा नहीं। समय कम है, शाकिर आपके पास मैं जल्दी से आना चाहूंगा। आप जहां जिस इलाके में कोटा हड़ौती में झालावाड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, झालरा पाटन सीट है, लेकिन वसुंधरा राजे की इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद मतदान कम हुआ। जी बिल्कुल, वो मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि मतदाता जो है उतनी तादाद में घरों से बाहर नहीं निकल पाया, जबकि जो है पीएम नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर सभाएं हुई, 12 का जो अंता है वहाँ पर भी वो पहुंचे, और जिस कोटा दक्षिण सीट पर बीजेपी के लिए उन्होंने सभा की, प्रत्याशी के लिए सभा की, वहाँ पर भी जो है मतदान का प्रतिशत में कमी आई है। मतदाताओं ने जो है उतना रुझान नहीं दिखाया जितना जो कि दिखाना चाहिए था। जिस तरह से बदलाव की बात हो या सरकार की गारंटी को लेकर के अगर मतदाता घरों से बाहर निकलता या विपक्ष के लिए या फिर बदलाव के लिए निकलता, तो वो तादाद जो है वो नजर नहीं आई। नहीं, पूरा जो झालावाड़ इलाका देखें, अगर शाकिर झालावाड़ का इलाका देखें तो सबसे कम मतदान डग, झालरा पाटन, खानपुर और मनोहर थाना में से सबसे कम मतदान झालरा पाटन में, जो वसुंधरा राजे की सीट है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चुनावी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस सिलसिला यहीं तक, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।